Good afternoon, my dear students. Okay, so as you know, we have started the chapter Chemical Coordination and Integration. ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म हो जाएगा. अगर खत्म नहीं भी हो गया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्मोन एक्शन करके वी विल स्टार्ट विद द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उस चैप्टर में ज्यादा टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में एंड आपको समझने में. इस चैप्टर में ऐसा कुछ मैकेनिकल चीजें नहीं है कि आप हाँ भाई मैकेनिक्स याद रखो, हाँ भाई इसमें ऐसा होता है उसमें वैसा कुछ होता है. यहाँ पे बहुत बेसिक चीजें आपको इस चैप्टर में दी हैं एंड इस चैप्टर से ना आप कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. जितना भी आपके सिलेबस में है आप उतना पढ़ लो तो वो मोर देन एनफ हो जाएगा. ठीक है, सो कोई डिले ना करके हम लोग क्लास को भी स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैंक्रियास को स्टार्ट किया था, जिसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, हाँ, तो उससे पहले मुझे आप ये बताइए आपका ईआईटी एग्जाम कैसा गया. यस, क्लास को स्टार्ट करने से पहले ईआईटी एग्जाम अच्छा गया. प्रिय राज सिंह, दिस इज फीमेल और मेल, आई डोंट नो. प्लीज कैन यू राइट. अब प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन नेम ना प्रिय रज सिंह है कुछ, तो ये प्रिया है प्रिय. ओके, लाइक वैसा है नहीं पता. तो प्रज्ञा तो ऑब्वियसली फीमेल का नाम है. कैन यू टेल मी हाउ वाज योर ईआईटी एग्जाम. कैसा लगा? इजी थे क्वेश्चंस, डिफिकल्ट थे? अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्लास आगे जाएगी. रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो कैसे क्लास आगे जाएगी? आई नीड रिस्पॉन्स माय डियर स्टूडेंट्स. चलो, नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आपने क्लास डाल के बैठे हैं नहीं, लेकिन सुन नहीं रहे, क्योंकि यूटी स्टार्ट हो रहा है ना. यूटी स्टार्ट हो रहा है. आई अंडरस्टैंड ऑल. ओके, तो मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है सुनना. पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं. प्लीज रिएक्ट कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आपका कंटिन्यूअस चाहिए मुझे योगदान कि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ लिखें. हाँ भाई, यस है, नो है, कुछ भी. समझ आया नहीं आया? ऑलराइट. तो हम लोग पैंक्रियास के बारे में पढ़ रहे थे. सो व्हाट इज पैंक्रियास? एज यू कैन सी इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड. ओके, आप जहां कभी भी पढ़ लीजिए, इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. मतलब इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो डक्ट से भी जाते हैं, डक्टलेस भी ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इट्स अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड और अ कॉम्पोजिट ग्लैंड. ठीक है, so islet of Langerhans or the endocrine part. Okay, islets of Langerhans are the endocrine part here. तो इसके अलावा जो है वो एक्सोक्राइन कहलाएगा. ठीक है, there are about 1.2 million islet of pancreatic tissues. ओके, तो आइलेट्स ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू, तो यहाँ पे आप देखिए, आप 1 to 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू होता है इन नियरली 1 to 2 million आइलेट्स. ठीक है, तो 1 to 2 million आइलेट्स में कितना पैंक्रियाटिक टिश्यू होता है? 1 to 2%. ठीक है, सो अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स इन द आइलेट्स सेक्रेट पेप्टाइड हार्मोन्स. ओके, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेप्टाइड हार्मोन. ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन और दोज हार्मोन्स व्हिच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, तो इनको डायरेक्टली अगर आपने बाहर से एक्सटर्नल लेना है तो आप ओरली कंज्यूम नहीं करोगे, यू विल बी टेकिंग इट डायरेक्टली थ्रू द इंजेक्शंस. ठीक है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम को देना होता है. आप इसको ओरली कंज्यूम नहीं कर सकते. आप उसको जैसे पिला पॉप करते हो ऐसे खा नहीं सकते. ठीक है, क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन है, हमारे बॉडी में प्रोटीज एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं. तो अब जो हार्मोन हम यहाँ पे एज ए मेडिसिन लेते हैं, अगर वो डाइजेस्ट हो गया तो कैसे वर्क करेगा?
है ना। तो इसीलिए तो जो अल्फा एंड बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स हैं वो सेक्रेट करते हैं पेप्टाइड हार्मोन सच एज ग्लूकागॉन, okay, glucagon and insulin respectively. And what are they used for? They maintain the glucose, homeostasis in the blood. ठीक है, तो ग्लूकोज का बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज अगर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं तो बैलेंस ऑफ ग्लूकोज बनाए रखते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, अगर इन ग्लूकोज कम हो जाए तो हम क्या देंगे, ग्लूकागॉन देंगे। अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो वहां पे इंसुलिन देते हैं। तो ऐसे, तो यू हैव टू कीप अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स हियर। तो ग्लूकागॉन क्या होता है, देखो मैंने अभी भी बताया ना आपको, इट्स कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। ओके, ग्लूकागॉन इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। मतलब ये हार्मोन क्या करता है, it helps in increasing the blood sugar level। तो यहाँ पे देखिए पूरा सेंटेंस लिखा है, इट एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स। ओके, हेपेटोसाइट्स मतलब लिवर के सेल्स, एंड स्टिमुलेट्स द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, जो ग्लाइकोजन होता है हमारे बॉडी में, तो वो ग्लाइकोजन तो स्टोर्ड ग्लूकोज है। ओके, इट्स अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड ग्लूकोज। आप हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन की तरह स्टोर होता है, प्लांट्स में स्टार्च की तरह स्टोर होता है। ठीक है, तो उस ग्लाइकोजन को लाइसिस करके ग्लूकोज को बढ़ाता है। ठीक है, जब भी हमारे बॉडी में अगर समझ लो ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो उस टाइम पे कौन काम आएगा, वहां पे काम आएगा हमारा हाइपरग्लाइसीमिया, दैट इज इंक्रीज्ड इन ब्लड शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो ये ग्लूकोगॉन लिवर सेल्स पैक करेगा एंड स्टिमुलेट्स द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन लाइसिस करेगा टू रिजल्ट, ओके, इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो नया नया बॉडी में एनर्जी बनने के लिए जो भी जरूरत होती है उसके लिए भी ये स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, all right, then it also reduces the cellular glucose intake uptake and utilization। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। मतलब जैसे ही देखो अभी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, तो ये क्या करेगा, अभी पूरी करने के लिए ये कुछ हद तक क्या करेगा, ग्लूकोज की जो अपटेक होती है सेल्स के अंदर, सेलुलर अपटेक जो होती है ना ग्लूकोज की, तो उसको थोड़ा बहुत तक रिड्यूस करता है, जब तक पूरी तरीके से हाइपरग्लाइसीमिया ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज याद रखिए ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर जो ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ठीक है, ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ऑलराइट, अब आएगा दूसरा हार्मोन विच इज ऑल्सो एन सिक्रीशन ऑफ पैंक्रिया, दैट इज इंसुलिन। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर इसको कहते हैं। मतलब क्यों, अगर हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो वहां पे आता है इंसुलिन। ओके, इंसुलिन उसको मैनेज करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दिस हार्मोन ऑल्सो एक्ट्स ऑन लिवर सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। ओके, एडिपोसाइट्स कहाँ पे होते हैं, ओके, सो हमारे स्किन के अंदर, ओके, अब जब स्किन होता है ना हमारा एक्सटर्नल स्किन, आप जो देखते हो उसके अंदर आप देखोगे तो वहां पे एडिपोज टिश्यूज होते हैं जहां पे एडिपोज फैट स्टोर होता है। ठीक है, तो इट एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स एंड एनहांस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब हाइपो है, कम है, तो क्या करेगा, ये एनहांस करेगा अपटेक को। ठीक है, एनहांस करेगा अपटेक को। हाँ भाई, ऑलरेडी बॉडी में कम है, तुम ज्यादा ज्यादा सेल्स को बोलेगा कि तुम ग्लूकोज लो। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए बॉडी को प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, एकदम कम ही ना हो जाए, तो इसीलिए ये एनहांस करता है। क्या एनहांस करता है, ओके, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, सो ब्लड ग्लूकोज rapidly moves to hepatocytes and adipocytes, thus the blood glucose level decreases। ठीक है, तो अब इसका रीजन क्या है, अब देखने आपने देख लिया, तो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनमें ग्लूकोज अपटेक ज्यादा हो जाता है, तो इससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है। ठीक है, ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो इससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस, विच वी कॉल इट एज अ हाइपोग्लाइसीमिया। इसका ऑपोजिट एकदम आप पढ़ोगे ग्लूकागॉन में, और यहाँ पे इंसुलिन उसका ऑपोजिट है। ठीक है, सो इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोसिस, दैट इज ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज ना कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में।
ओके, वहां पे क्या हुआ था, ग्लाइकोजन जो था उसका कन्वर्शन हुआ था ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फूड, तो उसको कन्वर्ट करके ब्रेक डाउन करके हमने देखा था ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजन को लाइस करके ग्लूकोज बनाया गया था। यहाँ पे हम लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, उसके नाम में ही लिखा है। ओके, जेनेसिस तो मैंने आपको बताया था, जहां कहीं पे भी कोई चीज का फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होता है तो हम लोग जेनेसिस यूज करते हैं। उससे पहले जो भी वर्ड है उसका जेनेसिस हो रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एकदम उल्टा था। ऑलराइट, यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा था। क्लियर? ओके, so now you must study a condition called as diabetes mellitus. Okay, diabetes mellitus कब होता है? It is a disorder due to prolonged hyperglycemia. ठीक है, बहुत टाइम तक अगर हमारे बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन रहे तो इससे होता है डायबिटीज मेलिटस। तो इसके सिम्टम्स क्या है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई कोई पर्सन को डायबिटीज है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। ओके, उनके यूरिन में ग्लूकोज का लॉस होता है, यूजुअली ग्लूकोज नहीं होता यूरिन में। ठीक है, तो आपने पढ़ा है यूरिन फॉर्मेशन, वहां पे आपने देखा है 3 स्टेजेस। ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपने देखा है या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, आपने देखा है रीएब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, ऑल दो स्टेजेस। तो वहां पे सिर्फ ऐसी चीजें हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, सम अमाउंट ऑफ वाटर, क्रिएटिनाइन, वही चीजें जाते हैं। ओके, बट नॉट द ग्लूकोज। ऑलराइट, सो अगर ग्लूकोज है यूरिन में तो दैट इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स डायबिटीज मेलिटस। इट्स अ कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक कीटोन बॉडीज। ठीक है, तो और क्या सिम्टम है कि उनके बॉडी में कीटोन बॉडीज बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके, सो ट्रीटमेंट इज क्या है फिर? यहाँ पे इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। मतलब अगर हमारे बॉडी में ग्लूकागॉन बढ़ गया तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो हमको क्या करना है? ट्रीटमेंट देना है इंसुलिन का। ओके, इंसुलिन क्या करेगा? उस बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंसुलिन की थेरेपी दी जाती है टू मेक द हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन टू हाइपो। ठीक है, तो हाइपर अब बढ़ गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको इंसुलिन का ट्रीटमेंट देना होता है, थेरेपी देना होता है। और मैंने आपको बताया है, प्लीज डू रिमेम्बर, इंसुलिन ओरली नहीं दिया जाता, इट इज टेकन डाउन बाय द ब्लड वेसल्स। ठीक है, देन नाउ कमिंग टू गोनैड्स। ओके, तो गोनैड्स तो बेटा आपने 10th के क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बट देयर यू माइट हैव स्टडीड वेरी ब्रीफली। तो इस क्लास में भी 11th में भी आप वेरी ब्रीफली ही पढ़ते हो, बट व्हेन यू गो टू 12th क्लास तो वहां पे बहुत डिटेल में देखने को मिलता है, जानने को मिलता है। बट यहाँ पे बेसिक्स हैं तो उनको थोड़ा टच करते हुए हम लोग निकलेंगे। ठीक है, ओके, सो गोनैड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, तो गोनैड्स 2 टाइप के होते हैं। एक टेस्टिस है जो मेल में होते हैं, वोवरीज है जो फीमेल में होते हैं। ठीक है, तो अभी टेस्टिस और द दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वी कैन से, एंड इन द ओवरी फीमेल्स का ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी हम एक एक करके देखते हैं। सो व्हाट इज टेस्टिस देन? इट इज द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये मेल का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। कौन है टेस्टिस? तो कैन यू सी दिस पार्ट? सो दिस इज टेस्टिस। Okay. So why it is called as primary sex organ? Because this testis produces the sperm. Okay, so sperm is a gamete. तो कोई भी गैमेट प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेल या सॉरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर वही बात हम लोग फीमेल में करें तो फीमेल में कहाँ से होती हैं? ओके, इनसाइड द वोवरीज, तो वोवरीज को हम कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो मेल में टेस्टिस है, फीमेल्स में वोवरी कहलाता है। Okay, so testis is a male primary sex organ and an endocrine gland. ठीक है, a pair of testes is present in the scrotal sac. So as you can see in human male, there will be 2 testes present. Okay, so this you are seeing like this. Okay, तो इसको आप ऐसे क्रॉस में देख रहे हो. If you see like this, it would be present somewhat like this. ठीक है, तो 2 होते हैं यहाँ पे। स्क्रोटल सेप्टम होती है विच सेपरेट्स द बोथ टेस्टिस। ठीक है, तो दोनों टेस्टिस को ऐसे सेपरेट करती है, बट यूजुअली एक सैक होता है जिसमें दोनों टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, तो दोनों टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड अ सैक, मतलब एक थैला, आप जिसको कह सकते हैं सैक कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्रॉटल सैक या फिर स्क्रॉटम। ओके, स्क्रॉटम में दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ह्यूमंस हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रॉटल सैक। क्लियर? हाँ, देन इट इज फॉर्म्ड ऑफ, अब ये जो टेस्टिस है किन चीजों से बना है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियल टिश्यूज। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे, so the pipes that you see here, okay, the pipes that you see here, these are seminiferous tubules. Okay, so these are seminiferous tubules. ठीक है, तो ये seminiferous tubules हैं। तो इन seminiferous tubules के अंदर ही बनते हैं कौन? sperms. Okay, the male gamete which are generated by the process of spermatogenesis वो होते हैं इन seminiferous tubules के अंदर। लेकिन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर एक इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, जैसे एक मैट्रिक्स कह लो। ओके, सो दैट इंटरस्टिशियल फ्लूइड is very important because it contains some special cells which produce a very important hormone that makes male very peculiar. Okay, तो लीडिंग सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स में। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? ओके, टू प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक एंड्रोजन्स। मैंने आपको बताया था एंड्रो जब भी आ जाए तो इट रेफर्स टू मेल। ओके, इट रेफर्स टू मेल्स। ठीक है, तो एंड्रोजन्स मीन्स व्हाट? तो दीज आर हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन ओके मेल। ऑलराइट, तो अब क्या हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर? तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। सो आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ओके, या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू, जहां पे लीडिंग सेल्स होते हैं। ये बेटा आप नेक्स्ट 12th के ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ओके, नॉट जस्ट लीडिंग सेल्स, वहां पे दूसरे और भी चीजें होती हैं, बट अभी आपके जो सिलेबस में सिर्फ उतना ही मैं बता रही हूँ, आप इतने पे ही रेस्ट्रिक्ट हो जाइए। ये नेक्स्ट ईयर आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, वेरी डिटेल। ओके, तो यहाँ पे जो लीडिंग सेल्स हैं ये बेटा क्या है? दीज आर इंटरट्यूबुलर स्पेसेस। ओके, जब इंट्राट्यूबुलर का मतलब क्या होता है? इनसाइड द ट्यूब्यूल्स। ओके, इंटरट्यूबुलर मतलब ट्यूब्यूल के बाहर, अगल बगल में। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरट्यूबुलर स्पेसेस दैट प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स कॉल्ड एज एंड्रोजन्स। तो इनमें मेनली कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है बेटा, एंड्रोजन इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर मेनी हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन मेल्स। ओके, मेल्स में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस होता, कुछ अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी होता है, कुछ अमाउंट ऑफ दूसरे भी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, बट ये जो हार्मोन है ना एंड्रोजन, इट इज यूज्ड फॉर अ कलेक्टिव टर्म। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इज फॉर द मेल्स, तो उनको मेल्स को रिकॉग्नाइज करने का ये एक हार्मोन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, मैं नेक्स्ट ईयर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो एंड्रोजन इज अ कलेक्टिव टर्म, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मेनली टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि यहाँ पे दूसरे भी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, दूसरे भी हार्मोन्स होते हैं, अब आपको जानने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ईयर मैं खुद बताऊंगी। ठीक है, ऑलराइट, तो इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनके नाम भी बताऊंगी। ठीक है, क्या है, क्यों प्रेजेंट है, क्या इनका काम है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें करती हैं। ओके, यहाँ पे फिर से जाएगा, यहाँ पे दैट यू कैन सी हियर इनसाइड द स्क्रोटल साइड टेस्टिस है। ओके, तो टेस्टिस के साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे एपिडिडाइमस है। एपिडिडाइमस कुछ टाइम तक स्पर्म्स को स्टोर करता है। यहाँ पे इस डायग्राम पे देखो। ठीक है, ये एपिडिडाइमस है। एपिडिडाइमस स्पर्म्स को कुछ टाइम तक स्टोर करता है, फिर ये ट्रांसफर करेगा स्पर्म्स को थ्रू दिस पाइपलाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो पाइपलाइन है इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस या फिर वासा डिफरेंशिया, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो वास डिफरेंस से यहाँ पे जाएगा द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म्स जैसे जाएगा तो ये देखो। ठीक है, यहाँ से जाके पास आउट होगा, तो यहाँ से जब ये आएगा ना, ओके, अब जब ये यहाँ पे आ रहा है तो सिर्फ स्पर्म्स थे। अब क्या होगा? यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, दूसरे ग्लैंड होते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। ओके, बहुत सारे 3 ग्लैंड्स होते हैं मेल में। तो अल्टीमेटली आप वो पढ़ोगे, तीनों ग्लैंड से सेक्रीशन आएगा, तो एक व्हाइट विस्कसी काइंड ऑफ फ्लूइड रहता है विच वी कॉल इट एज अ सीमन, तो वो यहाँ से बाहर निकल के आएगा। ओके, सो दैट हैपेंस ड्यूरिंग इजैकुलेशन व्हेन देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जब होता है। ओके, एंड वन मोर थिंग दैट आई नीड टू टेल यू, जो ये यूरेथ्रा है ना मेल्स में, दिस इज कॉमन पैसेज, ये कॉमन पैसेज है फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन पास आउट, तो दोनों के लिए एक ही है, इसीलिए इसको यूराइनो जेनाइटल ट्रैक्ट भी कहते हैं इन मेल्स, बट इन फीमेल्स इट इज डिफरेंट।
ओके फीमेल्स में विजाइना ही डिफरेंट पार्ट है, यूरिनेशन हैपेंस थ्रू अ डिफरेंट पाइपलाइन, ठीक है, वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। क्लियर? तो इतना आपको मुझे बताना था, इतना बेसिक्स है। ऑलराइट, तो अभी फंक्शंस क्या है, तो क्या फंक्शन है इस टेस्टिस का हम देखते हैं। फंक्शंस ऑफ एंड्रोजन, मैंने बताया टेस्टिस तो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा बहुत ज्यादा एंड्रोजन हार्मोन्स बनाता है, मेनली दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, जो एक मेल को पेक्यूलियर एक कैरेक्टर देता है। ओके जो एक मर्दाना कैरेक्टर हम कहते हैं ना, तो वो आता है इन हार्मोन्स की वजह से, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। एंड इट इज वन हार्मोन, आई हैव टोल्ड यू एंड्रोजन तो कलेक्टिव टर्म ऑफ हार्मोन्स है। ओके मतलब बहुत सारे हार्मोन्स को मिला के हम एंड्रोजन कहते हैं जो मेल्स में रिलीज होते हैं। तो आपकी बुक में टेस्टोस्टेरॉन दिया है, ये एक मेन हार्मोन है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, मैं नेक्स्ट ईयर आके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मेन काम क्या है इनका, रेगुलेट एंड रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन एंड द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ओके सो बेटा हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमंस में, तो वहां पे दो टाइप आप देखते हो, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज द वन दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, मतलब वो गैमेट्स को बनाता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं जो सेक्सुअल कैरेक्टर को तो इंडिकेट करता है, बट वो डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, आपको समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे मैं आपको बताती हूँ मेल्स में ओके एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन क्या है। ओके एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन क्या है आप बता सकते हो। ओके फॉर्मेशन ऑफ प्यूबिक हेयर हो गया, फिर फेशियल हेयर हो गया, ओके वॉइस डीपन होना, चेस्ट हेयर आना, ठीक है, अंडर आर्म पिट्स में हेयर आना, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस। ओके सो टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहां पे स्पर्म्स बनते हैं। इनके अलावा जो भी मतलब सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया ना, चेस्ट हेयर हो गया, बियर्ड हेयर हो गया, वॉइस डीपनिंग, लड़कियों की शार्प फ्रीक्वेंसी की होती है, लड़कों की डीपन वॉइस होती है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दीज एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो मेमेरी ग्लैंड्स ना एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं फीमेल्स में। ओके एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आप देखते हो दैट वुड बी वोवरीज, ठीक है, वोवरी इंक्लूड होता है। क्लियर? चलो तो स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे देखते हैं। मैंने आपको बताया जेनेसिस मींस प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, सिंथेसिस, स्पर्मेटो मींस स्पर्म का प्रोडक्शन। ओके टर्म को स्प्लिट करके पढ़ो तो इजीली याद रहता है। ओके सो ये जो हार्मोन्स हैं दिस स्टिमुलेट द सेक्सुअल बिहेवियर और लिबिडो। ओके मतलब जो अर्ज होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, जो अर्ज होती है, ओके दैट वी कॉल इट एज अ स्टिमुलेट ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, तो खुद को सजाना, ओके अच्छा लगना, प्लीजिंग लगना, ओके ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना। ओके सो ऑल दोज फीलिंग्स एंड दैट यूजुअली हैपेंस इन द एडोलेसेंस, जो आप लोग हो इस एज में। ठीक है, तो ये होता है, इसको हम लिबिडो कहते हैं। ये होता है बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स। ओके अगर जब ये हार्मोन्स निकलने लगते हैं, बनने लगते हैं बॉडी में, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ना मेल्स में क्या होता है, ओके ग्रोथ ऑफ मसल्स, मैंने बताया ना मसल्स एकदम बढ़ जाते हैं बॉयज में। हेयर का फॉर्मेशन होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, फेशियल हेयर जैसे मुस्टैच, बियर्ड होता है। ठीक है, एंड एक्सिलरी हेयर दैट मीन्स आर्म पिट्स में हेयर फॉर्मेशन होना, बॉडी हेयर होना। ठीक है, एंड देन प्यूबिक हेयर, ओके दिस इज कॉल्ड एज प्यूबिक हेयर। ओके तो यहाँ पे निकलते हैं प्यूबिक हेयर, तो ये सारे बनते हैं। इसके अलावा अग्रेसिवनेस, ओके मैं आपको नेक्स्ट ईयर बताऊंगी बेटा, हमारे बायोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कैस्ट्रेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उन केसेस में हम लोग एनिमल्स में करते हैं टू रिमूव द अग्रेसिवनेस। ठीक है, टू रिमूव द अग्रेसिवनेस। ओके तो हम क्या करते हैं, ऑक्स को बुल बनाने के लिए, ओके ऑक्स इज वेरी अग्रेसिव। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ होता है, वो सुनती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनका कैस्ट्रेशन करते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ टेस्टिस। तो उससे क्या होता है, मेल्स का, भाई हम लोग मेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनका अग्रेसिवनेस कम हो जाता है और उनको वो लेबर के लिए काम करते हैं। ओके जैसे तुम, हाँ भाई इतना कुछ उठाओ, ऐसे करो, वो करो, तो इसके लिए काम में आते हैं। ठीक है, तो यूजुअली ये ना मेल्स में भी करवाते हैं, मतलब दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके तो बहुत सारे अलग अलग चीजें मैं अभी बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। ठीक है, तो अलग अलग चीजें होती हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी।
ठीक है, तो अग्रेसिवनेस के लिए भी ये हार्मोन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है। एंड देन लो पिच वॉइस, ओके, जो डीपन वॉइस होती है ना मेल्स में, इसके लिए भी ये हार्मोन नेसेसरी है। इसके अलावा ये क्या करता है, हेल्प इन एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए भी ये हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कमिंग टू वोवरी। वोवरी मैंने बताया ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्योंकि वोवरी के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं जो आगे जाके वो वम बनाते हैं, या फिर एग समझ लो, जिसको हम कहते हैं एग। एग इज नॉट द करेक्ट वर्ड इन फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्राइमोर्डियम फॉलिकल्स, मतलब जो फॉलिकल्स बनने वाला जो रेडी हो रहे हैं फॉलिकल्स बनने के लिए, यहाँ पे फिर ये प्राइमोर्डियल वाले प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, फिर टर्शियरी फॉलिकल्स बनते हैं। जब टर्शियरी फॉलिकल बनते हैं तो इसके अंदर ना यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो फीमेल्स का जो आप देखते हैं ना oogenesis, यस यू हैव एनी डाउट? प्रिया रज सिंह गोहिल, बताइए क्या डाउट है? यू हैव रेज्ड योर हैंड। आपने बताया नहीं। चलो आप लिखते रहिए, मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल आता है, देन अच्छा कोई डाउट नहीं है, अच्छा बाय मिस्टेक हो गया होगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम प्रिय रंजिश, सॉरी रज सिंह। ओके ओके, गॉट इट ऑलराइट। तो जो सेकेंडरी oocyte होता है ना, तो यहाँ पे इसके अंदर होता है। देखो जब हम लोग oogenesis पढ़ते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ एग, यहाँ पे दो चीजें आप पढ़ते हो, फॉलिक्यूलोजेनेसिस एंड उसके अलावा आप पढ़ते हो oogenesis। तो एग का फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है। फीमेल्स में ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मेल्स का बहुत सिंपल है भाई। मेल्स में सच बताती हूँ, अपना जो बॉडी सिस्टम बनाई गई है मेल्स की, वो बहुत सिंपल है। ठीक है, हाँ भाई, टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, स्पर्म रिलीज हो गया, काम खत्म। ठीक है, बट फीमेल्स का ऐसा नहीं होता। उनके जो एग्स भी है ना वो लिमिटेड हैं, एंड वो बर्थ होने से पहले ही उनके बॉडी में जो फॉलिकल्स हैं वो काउंट में आ जाते हैं। मतलब हाँ भाई, इस लड़की के इतने फॉलिकल्स होंगे ऑन एन एवरेज, वो उसके अभी वो बच्ची जब पेट में होती है ना माँ के, तो तभी डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो लिमिटेड फॉलिकल्स होते हैं, एंड उन लिमिटेड फॉलिकल्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में क्या होता है, फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल्स डेवलप करते हैं, एग भी डेवलप होता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो एक क्या हो जाएगा, ओके, जो मेच्योर हुआ एग होता है जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, वो फिर अनयूज्ड रह जाता है, एंड वो डीजेनरेट होके थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ब्लीडिंग में चला जाता है। ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो क्या होता है, प्रेगनेंसी ओके होती है। ठीक है, तो अब इसको आप देख लो, दिस इज दैट सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे ये जो अंदर आप देख रहे हो ना, ये सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, ये पूरा फॉलिकल होता है। मैं आपको आपको आगे जाके नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो 12th में क्लासेस होंगे वहां पे आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, हर फीमेल के पास पेयर ऑफ वोवरीज होते हैं। ओके, वी हैव अ पेयर ऑफ वोवरीज, नॉट अ सिंगल वोवरी। ओके, तो जैसे मेल्स में दो पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं, ऐसे फीमेल्स में पेयर ऑफ वोवरीज होते हैं। ओके, तो पेयर ऑफ वोवरीज का होना क्यों जरूरी है? देखो, ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलोजेनेसिस, या फिर जो एग्स बनते हैं ना एक वोवरी से, एक महीना के लिए वो फॉर्मेशन होता है एग। ओके, एक ओवरी से एक एक फॉर्मेशन हुआ, दिस इज फॉर 1 मंथ, एंड फॉर द नेक्स्ट मंथ ऑफ द ऑल्टरनेटिव ओवरी से एग बनता है। ठीक है, तो दो ओवरीज का देखा, इसीलिए हेल्पफुल है कि एक ओवरी जब फॉलिकल बनाया, उसको ग्रो किया, उसने बनाया एक मेच्योर फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल बनाया, फिर वो सेकेंडरी oocyte होके बाहर निकला। ओके, तो वो एक ओवरी से एक महीना होता है, दूसरी ओवरी से दूसरे महीने में होता है, तो ये ऑल्टरनेटिवली होता रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सो दिस ओवरी प्रोड्यूसेस वन वोवम। ओके, एक ही वोवम। देखो फॉलिकल्स हजारों होते हैं बेटा, देखो जैसे यहाँ पे फॉलिकल्स हजारों होते हैं, लेकिन उन फॉलिकल्स में सिर्फ एक ही एग बनता है। ठीक है, एक ही एग बनता है। क्यों? देखो बेटा, एग का ही फॉर्मेशन करवाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए न्यूट्रिशन लगता है, उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें लगती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी चीज नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। जो स्पर्म है ना, जो स्पर्म होता है,
that sperm in the males, that is the smallest cell in the entire body. मतलब जो होता है ना मेल्स का जो स्पर्म होता है वो स्मॉलेस्ट है. ओके तो बिगेस्ट कौन है? तो बिगेस्ट तो एग है, वोवा है. जब वो स्मॉलेस्ट बिगेस्ट के साथ मीट होता है तो तब फर्टिलाइजेशन होता है. तो अब ये जो इतना बड़ा ये एग होता है, इसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एक जाइगोट बने. जाइगोट बनने के बाद पूरे एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, क्लीवेज डिवीजन फॉर्मेशन होते हैं, पूरा एक फीटस बनता है सिर्फ एक सेल से. ठीक है, तो आप समझो उस एक को कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए, कितने ज्यादा बहुत सारी सप्लाईज चाहिए होता है. इसीलिए एक ओवरी में बहुत सारे वोवम नहीं बनते, एक ही वोवम बनता है. ठीक है, तो कई कबार वेरी रेयर केसेस में अगर दो वोवम बन भी जाए, ओके तो वो एक डिफरेंट ट्विंस का कैरेक्टर होता है. देखो ट्विंस में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं. ठीक है, तो हो सकता है कभी ऐसा नहीं कि हाँ भाई एक ही रहेगा. देयर आर हो सकता है पॉसिबिलिटीज, बट एक निकलता है एक ओवरी में एक महीना. ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज ना हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरा एंडोमेट्रियम जो निकलता है ना, वो यूट्रस के अंदर जो 3 लेयर्स होते हैं, तो उसमें अंदर का लेयर होता है एंडोमेट्रियम. तो वहां पे होते हैं कुछ हार्मोन्स जो कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, एंड वो जो लेयर होता है उसको निकालते हैं. जो वो निकलता है ना, तो वही एज अ फॉर्म ऑफ ब्लड पूरा वो एंडोमेट्रियम जाता है. ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए. हमारी बॉडी जब फॉलिकल्स ग्रो करती है तब वो करती है प्रेगनेंसी के लिए रेडी. क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो रेडी रहे ना, हमारा यूट्रस रेडी रहे इम्प्लांटेशन के लिए. बहुत सारी चीजें होती हैं. अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो अभी क्या करना है? क्यों यूट्रस को मैं मोटा बनाऊं, क्यों उसको थिक बनाऊं? तो सारी चीजें जो बनी होती हैं सारे 15 दिन में वोव्यूलेशन के पहले जो होता है ना, तो सारा जो बना हुआ होता है, फिर वो जो भी बना हुआ होता है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, मतलब आने वाले क्लासेस में, वो सारा निकल जाता है. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम का शेडिंग होता है, बहुत ज्यादा वहां पे फ्लूइड वेस्ट निकलता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वहां पे. प्रोस्टाग्लैंडिन बोल के होता है हार्मोन जो उसको मेंटेन करता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करे. कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो इसीलिए फीमेल्स को वहां पे पेट दर्द होना, ओके स्पैजम्स होना, कॉन्ट्रैक्शंस होना, वो होता है. ओके, तो बहुत सारे रीजंस हैं that I'll tell you in the upcoming classes also. Then मैंने आपको बताया वोवरी इज फॉर्म्ड ऑफ वोवेरियन फॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज. मतलब फॉलिकल्स तो होंगे इनके अलावा दूसरे भी टिश्यूज होते हैं. तो इन वोवेरियन फॉलिकल्स का काम क्या है बेटा? ओके, तो फॉलिकल्स ना यूजुअली हेल्प करते हैं हार्मोन्स फॉर्मेशन करने में. ओके, तो आप ये आगे जाके पढ़ोगे. ओके, तो टेस्टिकुलर हार्मोन्स कौन से हैं, वोवेरियन हार्मोन्स कौन से हैं? कुछ हार्मोन्स वोवरी में ही बनते हैं, कुछ हार्मोन्स टेस्टिस में ही बनते हैं, और कुछ तो हमारे पास आपको पता है. ओके, हाइपोथैलेमस है वो बनाता है, पिट्यूटरी फिर उसको रिलीज करके सेक्रेट करके बाहर भेजता है. तो बहुत सारी चीजें हैं. बट जो ईस्ट्रोजन है, ठीक है, तो ईस्ट्रोजन आप देख लो, तो ये कहाँ पे बनता है? वोवेरियन फॉलिकल से ही. ओके, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. ओके, देन आफ्टर वोव्यूलेशन. तो वोव्यूलेशन क्या है? तो ये भी बहुत मुश्किल है. देखो मुझे समझ नहीं आता, एक तो 11th के सिलेबस ने इसने गोनाड्स यहाँ पे दिया क्यों? नेक्स्ट ईयर आप वैसे ही आके पढ़ने वाले हो. अब ये मैं आधा आधा समझाऊंगी आपको, कंप्लीटली उसका पिक्चर भी नहीं मिलेगा, आइडिया भी नहीं मिलेगा. मुझे बताया ना, मैंने आपको बताया ना, ये चैप्टर बिल्कुल यहाँ पे रखने वाला ही नहीं है. एनसीईआरटी को कोई तो खत लिखना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर को हटाओ, इसको 12th में लगाओ. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं. खैर, हाँ, आई फील सो आई सो फील सेफ. बट जब आप पूरे तरीके से समझ लो ना चीजें, तब तुमको समझ में आती हैं. ओके, मैं आपको बताऊंगी एफएसएच हार्मोन. ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक हार्मोन है जो फॉलिकल्स को बनाता है. जब फॉलिकल्स बन जाते हैं तो उसमें होते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स. वो ग्रैनुलोसा सेल्स बनाते हैं ईस्ट्रोजन. तो ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता जाएगा तो तब होगी वोव्यूलेशन. तो वोव्यूलेशन के लिए एलएच चाहिए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. तो सर्ज ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जब होगा तो तब वोव्यूलेशन होता है. और जिन बच्चों को वोव्यूलेशन क्या है नहीं पता, बेटा पूरा जो महीना होता है ना हमारा, जैसे 1 से लेके 30 तक, ठीक है, तो ये हमारा एक मंथ है, साइकिल है. यूजुअली 28 तक ही रखते हैं, मैंने समझ लो 30 ले लिया. तो इसमें क्या होता है, 1 से लेके 12th तक, ओके 1 से लेके 12th तक, इसको हम कहते हैं
प्री वोब्यूलेटरी फेज, मतलब यहाँ पे फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, जो एग है वो ग्रो होता है, ठीक है। तो 12 से लेके 15 तक, मतलब यूजुअली 13 14 को ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पीरियड को हम कहते हैं वोव्यूलेशन। तो वोव्यूलेशन क्या है, इस टाइम पे जो एग बना है, ओके, जो एग बना है टर्शरी फॉलिकल में, वो वोव्यूलेट होगा, मतलब वो बाहर निकलेगा। जब ये, मतलब देखो यहाँ पे एग एग्स है, तो ये बाहर निकलेगा यहाँ पे, ये थ्रू द यहाँ पे ऐसे फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करेगा, ठीक है, ट्रैवल करके आएगा। तो अब क्या होगा, वोव्यूलेशन का मतलब क्या है, एग का बाहर निकलना, तो वो उसी टाइम पे निकलता है। 15 से 30 को हम कहते हैं पोस्ट वोव्यूलेटरी फेज, 1 से 12 को हम कहते हैं प्री वोव्यूलेशन फेज। वोव्यूलेशन मतलब एग का बाहर निकलना फ्रॉम द ओवरी। क्यों निकलेगा, टू मीट विद द स्पर्म, ठीक है। यहाँ पे एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं एम्प्यूला, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके। जब स्पर्म्स यहाँ पे वेजाइना में रिलीज होते हैं आफ्टर कॉइटस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये यहाँ पे ट्रैवल करके स्विम करके जाते हैं स्पर्म्स एंड दे रीच हियर, ओके, यहाँ पे रीच कर जाते हैं इन द पोजिशन ऑफ एम्प्यूला। फैलोपियन ट्यूब में 3 एरियाज होते हैं, मैं बताऊंगी आगे चल के आपको, ठीक है। तो उसको फैलोपियन ट्यूब को हम वोविडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वहां पे स्पर्म और एग जो रिलीज हुआ है वो मीट करते हैं एंड फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होकर जाइगोट बनता है। आफ्टर जाइगोट बनने के बाद ये पूरा यहाँ पे ट्रैवल करके आएगा, यूट्रस में आ जाने के बाद यहाँ पे जो भी वो बना है ना हमारा जाइगोट, वो फीटस के फॉर्मेशन होने के लिए स्टार्ट हो जाता है, वहां पे डिवीजन स्टार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं क्लीवेज डिविजन्स, वो एम्ब्रियोजेनेसिस करने के लिए स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो यूट्रस में ऐसे जाके अटैच कर जाएगा, ये बाहर का दिख रहा है बट इसको जाके अटैच होगा। इस अटैचमेंट को ही हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल रहा, ओनली देन द डॉक्टर सेज टू द पेशेंट कंग्रेचुलेशंस यू आर प्रेग्नेंट, अदरवाइज नो। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन तो होता है बट इम्प्लांटेशन नहीं होता, ओके। उसके लिए भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, केसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट ईयर बताऊंगी सब कुछ चीजें, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, ऑलराइट। तो अभी यहाँ पे देखो और क्या लिखा है, आफ्टर वोव्यूलेशन रप्चर्ड फॉलिकल्स फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो, जो फॉलिकल्स के अंदर हमारा एग था, वो एग तो बाहर निकल गया। अब एक बाहर निकलने के बाद जो फॉलिकल बचा है, ये क्या होने के लिए स्टार्ट होता है, ये रप्चर होने के लिए स्टार्ट होता है, या फिर डीजनरेट होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो डीजनरेट होने के लिए स्टार्ट होता है ना, तो इट क्रिएट्स द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम पहले बनेगा, फिर कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स को व्हाइट बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन बहुत जरूरी है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने के लिए। एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग ना प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो लड़की प्रेग्नेंट नहीं बनी, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उनमें क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो था उसने थोड़े अमाउंट तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया, फिर वो डिक्लाइन हो जाता है। और क्या पढ़ोगे, पूरा उसका हार्मोन्स का ग्राफ होता है, वो डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन जिस लेडी ने कंसीव किया, इम्प्लांटेशन हुआ, तो उस केस में यहाँ पे नहीं होता, मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, वो मेंटेन रहता है, वो कंप्लीटली डीजनरेट नहीं होता। कब तक नहीं होता, अंटिल इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड एज एचसीजी, ओके। एचसीजी फिर वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, तब तक तो प्रोजेस्टेरॉन को हम कहते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, ठीक है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, ओके। तो ये दो हार्मोन बहुत जरूरी है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर। चलो अभी फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन देख लो। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। मैंने बताया ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा कौन सा है, वोवरीज है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में कौन आएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं दूसरे सारे चीजें, जैसे ब्रेस्ट हो गया, ओके, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो गया, ओके, हिप का ब्रॉडन होना, ओके। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो पेल्विक गर्डल होती है फीमेल्स की, वो ब्रॉड होती है कंपेयर टू मेल, ओके। क्यों होती है, क्योंकि ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन मीन्स इट्स द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द बेबी, तो जब पार्चुरेशन होता है तो बेबी का जो हेड होता है ना, वो फिक्स होना होता है इन द पेल्विक गर्डल। जब तक वो फिक्स नहीं होता, तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तब नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं होती, तो फिर वो सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन करके बेबी को बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो नेचुरली तो देखो, पहले सी सेक्शन नहीं था, तो उस टाइम पे क्या था, पेल्विक गर्डल थोड़ा ब्रॉडन होता है, दैट इज वाई, दैट इज टू अकोमोडेट द बेबी।
तो बेबी को अकोमोडेट करने के लिए एंड उसके हेड को अकोमोडेट करने के लिए। लेट मी गिव यू अ फैक्ट, मतलब ओल्डर डेज में जब लोगों को इतना पता नहीं था, जैसा स्टोन एज हो गया या पुराने जमाने के टाइम पे, लोग ना, अब देखो लेडीज का क्या था, वो देखते थे एक एक समझ लो एक अल्फा मेल के हिसाब से। ओके आप पढ़ोगे ये सारे एवोल्यूशन में आते हैं, मतलब जोलॉजिकल बिहेवियर्स में, जो लड़की जब अपने पार्टनर को सिलेक्ट करती थी तो किस बेसिस पे सिलेक्ट करती थी, वो सारे मेल्स में बेस्ट हो। ओके ह्यूमन मेल वो क्या करेगा, वो जाके शिकार करके आएगा। जो बाकी सारे नॉर्मल मेल्स हैं वो उस एक शिकारी का हेल्प करेंगे एंड वो शिकारी जो है ना वो शिकार करके लाएगा। ठीक है, तो सारे जो नॉर्मल मेल्स हैं वो उस एक शिकारी को हेल्प करेंगे। तो जो लड़की होती है ना वो हमेशा चूज करती थी जो द पर्सन हु बिकम अ प्रेडेटर, जो शिकार करे। तो उसी के साथ वो चाहती थी कि मैं शादी करूं, मैं अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करूं, क्योंकि वो स्ट्रांग है, उसके पास स्ट्रॉन्गर जीन्स होंगी, वो समझती थी कि अपने जो बेबीज होंगे वो स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो ये मेल्स को सिलेक्ट करने वाला क्राइटेरिया था फॉर फीमेल्स। बट फॉर मेल्स क्या क्राइटेरिया था फीमेल्स को सिलेक्ट करने के लिए, दैट इज ब्रॉड एंड पेल्विक गर्डल। जिन भी लेडीज का ब्रॉड एंड पेल्विक गर्डल है वो समझते थे कि ये लड़की बहुत फर्टाइल होगी और ये आने वाले जो संतान है बहुत सारे संतान देगी, फिर बहुत सारे बेबीज देगी। तो ऐसा था पुराने जमाने में। ठीक है, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज डिफरेंट नाउअडेज, बट दिस यूज्ड टू हैपन इन द प्रीवियस डेज। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। अब तो क्या देखा जाएगा, अगर लड़का खूबसूरत भी हो या ना भी हो, हैंडसम हो या ना हो, हाँ भाई पैसे होने चाहिए, अच्छा घर बार होना चाहिए ना। मैं कॉमनली कह रही हूँ, मैं खुद की बात नहीं कह रही, आपकी भी नहीं कह रही, कॉमनली कह रही हूँ जो अभी सोसाइटी में हो रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, देयर वर मेनी डिफरेंट थिंग्स। ओके चलो, तो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के प्रोडक्शन के लिए भी ईस्ट्रोजन चाहिए। देन डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, मैंने बताया ना फॉलिकल्स को डेवलपमेंट करने के लिए ईस्ट्रोजन चाहिए। इसके अलावा एफएसएच एक हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो भी चाहिए। ठीक है, देन फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में क्या आता है, हाई पिच वॉइस। ओके लड़कियां का जो एकदम धीरे से बोलना, धीरे नहीं एक्चुअली कहूंगी मैं, एकदम हाई पिच वॉइस। मैं आपको कैसे समझाऊं, हाई पिच वॉइस इज ऐसी आती है, मतलब आवाज। ओके जो डीप वॉइस होती है, मतलब जो लो पिच की आवाज होती है वो होती है मतलब एकदम वो लो पिच होती है, ऐसे वो हाई पिच की होती है। ठीक है, हंसना मत, आपको समझा रही हूँ। ठीक है, देन सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी जो ईस्ट्रोजन है वो हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ओके तो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, जो मेल्स में मेमोरी ग्लैंड होते हैं दे आर इनएक्टिव। मेमोरी ग्लैंड्स के जो भी चीजें होनी चाहिए वो सारी होती हैं, बट दे आर जस्ट सेडेंटरी, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहे, वो फंक्शन नहीं कर रहे। बट मेल्स में ये तो हो गया, बट फीमेल्स में क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप करती हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके सो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, बहुत सारे अदर हार्मोन्स होते हैं जो उनको डेवलप करने के लिए, जैसे ईस्ट्रोजन, मदद करती हैं। एंड ऑल्सो इट इज नीडेड फॉर द लैक्टेशन ऑफ द बेबी। ठीक है, तो लैक्टेटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतना आपकी एनसीईआरटी ने दिया है। इसके अलावा मैंने बताया ना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इट सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को सारा टाइम तक मेंटेन करके रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो जब एचसीजी आ जाए तो एचसीजी अपना काम कर लेता है, लेकिन जब तक एचसीजी नहीं आ जाता प्रोजेस्टेरॉन को होना ही होना है। इट इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन ओनली। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन ही कहते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम एचसीजी इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। मेरे जो 12th के स्टूडेंट्स हैं ना वो कहते हैं, आपको तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो क्या भी बताओगे तुम लोग। जो 12th के मेरे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि मैम आप गलत हो, प्रोजेस्टेरॉन है प्रेगनेंसी हार्मोन नहीं है, एचसीजी है। नो, HCG is a hormone that stimulates कि हाँ भाई अभी प्रेगनेंसी को रखा जाए, करा जाए, वो हो। ओके ह्यूमन कोरियोनो मुझे, हाँ चलो इसके फुल फॉर्म पे नहीं जाते हैं। ठीक है, मैं खुद उसको क्या कहते हैं ये हो जाती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वर्ड है, कोरियोनो गोनाडोट्रोपिन। ओके आ गया होता है। ओके तो चलो, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया तो प्रेगनेंसी को फॉर्मेशन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप शायद देखा होगा आपने प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए एक किट होता है जो
मार्केट में मिलता है, जैसे प्रेगा न्यूज हो गया या फिर ऐसा कुछ चीजें। तो ये किस बेसिस पे होते हैं बेटा, ये होता है विद द हेल्प ऑफ एचसीजी हार्मोन ओनली। अगर एचसीजी हार्मोन हमारे बॉडी में है, लाइक यूरिन में प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, तो तभी ये टेस्ट ना इसको हम लोग कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ओके, एचसीजी हार्मोन रिलीज होता है लाइक 1.5 महीने के बाद। ओके, 1.5 महीना मतलब क्या, नॉट आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब हम प्रेगनेंसी काउंट करते हैं तो जब जिस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उस दिन का काउंट नहीं करते, लास्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ था तो उस टाइम का काउंट करते हैं, तो वहां से फर्स्ट मंथ आता है। ठीक है, तो 1.5 महीने तक एचसीजी हार्मोन बन जाता है। जब एचसीजी हार्मोन बनेगा तभी आप इस टेस्ट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है देख सकते हो। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम कहते हैं ग्राविडेक्स टेस्ट। ओके, ग्राविडेक्स टेस्ट, नॉट टेक्स्ट, टेस्ट। ठीक है, चलो, तो इतना मैंने बहुत कॉमन चीजें आपको बताई, अभी आगे चलते हैं। इट ओके, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, इतना कुछ रिएक्शंस मिल रहा है। ग्राविडेक्स टेस्ट, it supports pregnancy हो गया, it acts on mammary glands to stimulate the formation of alveoli and sacs to store milk and milk secretion। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एक ही हार्मोन नहीं है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हेल्प करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ओके, जैसे प्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, आप आगे चल के इन सारों को पढ़ोगे। ठीक है, अब हम आएंगे बेटा अनदर a passage that is given in your NCERT, that is hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो स्लाइड में है मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, हैव ऑलरेडी टॉट दिस टू यू। कब मैंने पढ़ाया है आपको, मैंने पढ़ाया है रेगुलेशन ऑफ किडनी में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, रेगुलेशन ऑफ किडनी में 3 चीजें आती हैं। एक एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। दूसरा आता है रास मैकेनिज्म, रेनिन, एंजियोटेंसिन, ऑल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, वो आता है। तीसरा एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था ये जो हार्मोन है ना एएनएफ, ओके, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये होता है बाय द एट्रियल वॉल। ओके, जो हमारा हार्ट का वॉल होता है वहां से। ठीक है, चलो, तो इट प्रोड्यूसेस, तो अभी जो वॉल्स है ना हमारे हार्ट के, तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है एएनएफ। ठीक है, व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस एएनएफ कॉजेस द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स टू रिड्यूस द बीपी। मैंने आपको बताया था। ओके, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। जैसे रास मैकेनिज्म का काम क्या है, जब बीपी कम हो जाता है तो रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है बीपी को बढ़ाने के लिए। तो रास मैकेनिज्म का काउंटर मैकेनिज्म है एएनएफ। तो एएनएफ का काम क्या है, जब बीपी बढ़ जाता है तो तब उसको घटाने के लिए जरूरी है हमारा एएनएफ। ठीक है, तो रास मैकेनिज्म इज एंटागोनिस्टिक, मतलब इट एक्ट्स काउंटर टू द एएनएफ, एंटागोनिस्टिक है एएनएफ के साथ। ठीक है, हाँ देखा, ये मैंने ये आपको बताया था जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। इसमें आपने क्या क्या देखा था, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स देखा था, मैक्युला डेंसा सेल्स देखे थे आपने। ये दिख रहा है आपको, यही ऐसा ही डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। ये मैक्युला डेंसा सेल्स हैं ऑफ डीसीटी, ओके, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इनमें प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर समझ लो, या फिर ऐसे रिसेप्टर्स जो इंडिकेट करते हैं हाँ भाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं 2 सेल्स। अब ये मैक्युलर डेंसा सेल्स क्या करेंगे, ये बेटा इंड्यूस करते हैं किन को, जेजीसी को। तो जेजी सेल्स कौन है, सो दीज सेल्स आर कॉल्ड यहाँ पे। ओके, तो एफरेंट आर्टीरियोल में होते हैं सेल्स जिनको हम कहते हैं जेजीसी, मतलब जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ओके, अब ये सेल्स क्या करेंगे, मैक्युलर डेंसा ने इंडिकेट किया हाँ भाई बीपी कम है या ज्यादा है, तो अभी ये कहाँ पे जा रहा है, सिग्नल जेजीसी को जा रहा है जो एफरेंट आर्टीरियोल में होते हैं सेल्स। अब ये सेल्स क्या करेंगे, रेनिन बनाएंगे। अब वो रेनिन क्या करेगा, फिर जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद एंजियोटेंसिनोजन होता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है। लेकिन एंजियोटेंसिन 1 है ना, वो स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रिक्टर नहीं है, वो एकदम ब्लड वेसल को स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो दूसरा एंजाइम आता है एंजियोटेंसिन कॉन्ट्रैक्टिंग एंजाइम, ओके, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लंग्स। तो वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। फिर एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, सारी अलग अलग जगहों पे जाके बीपी को बढ़ाने की पूरी व्यवस्था करता है। ओके, फर्स्ट व्यवस्था क्या है, जब एंजियोटेंसिन 2 बढ़ जाता है तो ब्लड जो वेसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, बीपी बढ़ेगा।
ओके इसके अलावा क्या होता है, ये अड्रिनल कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजता है जहां से अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट होता है। जब अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट होगा तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। मैंने आपको बताया था डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल डज द फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब वो कंपल्सरी नहीं करते। कंपल्सरी करने वाले कौन है, पीसीटी एंड हेनलेज लूप। ठीक है, सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन किसमें होता है, पीसीटी में होता है। ठीक है, तो वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होगी ऑफ सोडियम। जब सोडियम रिटेन करेगा तो पानी भी रिटेन करेगा, जब पानी रिटेन करेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा एडीएच, ओके वो एडीएच को भी स्टिमुलेट करता है। तो ऐसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। देखो ये जो मैंने लिख के यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाई थी, आई डोंट नो आपने वो लिया है नोट या नहीं लिया है। देखो वो सारा ना आपको एक मैप बनाता है, फ्लो चार्ट, ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, ये होगा, किडनी में ऐसा होगा, ब्लड वेसल में ये होगा। इसीलिए जब भी आप जुअलॉजी पढ़ते हो, वेरी प्रिसाइजली एनिमल फिजियोलॉजी, सारे चैप्टर्स तो हो गए अभी, पता नहीं तुमने मेरे कितने क्लासेस सुने हैं, मैंने सारों को अपने हैंड रिटन नोट्स में आपको ड्रॉ करके दी हैं। ओके तो याद रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, तो जेजीए क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस द एरिथ्रोपोइटिन, अ पेप्टाइड हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द एरिथ्रोपोइसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो आपने पढ़ा था आरबीसी तो बोन मैरो सेल्स में बनते हैं, है ना मैम। तो अभी किडनी भी क्यों कर रहा है मैम फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, देखो ये होता है जब आप जाते हो हाइयर ऑल्टीट्यूड में। ओके आप अभी नॉर्मल हो, मतलब एक नॉर्मल प्लेन में हो, प्लेन मतलब एक नॉर्मल प्लेन लैंड। ओके अब जो सी लेवल के लिए होता है ना, ऐसा आप यहाँ पे हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने बॉडी ने नॉर्मल आपका काम किया, हो गया, नॉर्मल आरबीसी सेल्स आपके बॉडी में है। बट अब आपका मूड हुआ कि हाँ भाई चलो कश्मीर देखे आते हैं, हिमालय को चलते हैं। अब अपने हिमालय चले गए, हाइयर ऑल्टीट्यूड है, नो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम है सराउंडिंग्स में। तो तब क्या होगा, तब क्या होगा, जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है एनवायरमेंट में, तो बॉडी को बहुत ज्यादा ब्रीथिंग रेट बढ़ानी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो उस टाइम पे क्या होता है, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद हमारा जो बॉडी है वो अडेप्ट हो जाती है उस एटमॉस्फेयर के लिए, एंड वो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज करने लग जाती है। ठीक है, तो वहां पे किडनी भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में, दैट इज डेफिनेटली श्योर। ओके लेकिन ये भी हेल्पफुल है, किडनी भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस, एंड कौन से हार्मोन से हो रहा है, एरिथ्रोपोइटिन। ओके याद रखो। देन इट प्रोड्यूसेस सम पेप्टाइड हार्मोन्स लाइक गैस्ट्रिन। ओके देखा, ये चैप्टर तो साला रखते ही नहीं है, ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कितनी चीजें आप पढ़ते हो यहाँ पे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो, गैस्ट्रिन इट स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सेक्रेट एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। ठीक है, तो ये सारे कौन है, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। देन सेक्रेटिन इट स्टिमुलेट्स द एक्सोक्राइन पैंक्रियास टू सेक्रेट वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। सिमिलरली गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक सेक्रेशन। अब ये जो स्टिमुलेट किया था ना, तो इसको इसने इनहिबिट किया, तो ये काउंटर मैकेनिज्म हो गया वहां पे। ठीक है, तो गैस्ट्रिन ने स्टिमुलेट किया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ने क्या किया, इनहिबिट किया गैस्ट्रिक सेक्रेशन। तो ऐसे ऐसे करके तुम याद रखो। देन सीसीके, okay cholecystokinin it stimulates the secretion of bile from gallbladder and pancreatic enzymes from pancreas। ठीक है, तो ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इनको। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। Then several other non-endocrine tissues secrete hormones, we call them as growth factors। ठीक है, तो नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी हार्मोन्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, दे आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड देन रिपेयरिंग ऑफ और रीजनरेशन। ठीक है, अभी आज को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारा हार्मोन का मैकेनिज्म बताऊंगी, बस 10 मिनट्स में वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन स्टे इन द कॉल और एल्स यू कैन लीव। कुछ डाउट है, आप रुक सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव। एक्चुअली चैप्टर खत्म हो जाता आज, मैंने क्या करूँ, गोनैड्स में मैं थोड़ा इन्वॉल्व हो गई ज्यादा, क्योंकि वहां पे बोलने वाली चीज बहुत है ना। देखो मैंने फिर भी इतना मैंने टाइम लेके भी आपको कुछ नहीं बोला, मैं सच बताऊं तो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं बताया, बहुत थोड़ा 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 बताया है। कि आप 12th में आओगे ना तो बहुत बड़ा चैप्टर ही है रिप्रोडक्शन का, वहां पे आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, अगर मैं हूं तो मैं तो एकदम डिटेल से बताती हूँ, आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सीखना चीजों को। चलो, तो हार्मोन एक्शन हम लोग कल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, तो सी यू टुमारो। नहीं टुमारो तो वेडनेसडे है ना, ऑन थर्सडे।
नहीं, थर्सडे तो आपका यूनिट टेस्ट है। अच्छा ये बताओ आप लोग कब है आपका यूटी, कब से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट को ना, फेब फर्स्ट को। यूटी 4 आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? अच्छा 1 से 3 है, तो थर्सडे भी क्लास नहीं रहेगी। अरे बाप रे। कोई नहीं, एक चैप्टर बचा है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल्स कब से शुरू हो रहे हैं? प्रैक्टिकल्स कितना टाइम बचेगा यूटी के बाद प्रैक्टिकल्स के टाइम में? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी? पता नहीं, अच्छा फिर तो टाइम है। अगर अभी आपको पता नहीं है तो टाइम तो फिर मिलेगा। ओके तो कोई बात नहीं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में, बहुत सीखने को चीजें हैं। मैं ना ईयर के लिए ही 2 घंटा लेती हूँ भाई पढ़ाने को, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन इतना रहता है। तो अभी मैं अपने हाथ के डायग्राम्स जब लेके आऊंगी तो समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली, तो फिर हम लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अरे क्या हो रहा है भाई ये, चलो ठीक है, बाय एवरीवन। Any doubts? No doubts? Okay. See you in the next class and all the best for UT. ठीक है, अच्छा करना है UT.